दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो कि इतिहास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो चैप्टर है यह इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाने वाला हूं इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है तुर्की को, ऑप्शन बी मिस्र को, ऑप्शन सी यूनान को और ऑप्शन डी बोला जा रहा है पोलैंड को, ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। देखिए, यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है नेपोलियन, बी कोसुथ, ऑप्शन सी मेटरनिख और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। यहाँ पर 2 का सही आंसर जो होगा वह कोसुथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक एग्जाम में इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें अगर आप इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट पार्ट बनाने का मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। ऑप्शन है 4 अगस्त 1789, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1789, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1789 और ऑप्शन डी 21 मई 1789, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जो सही आंसर होगा वह 4 अगस्त 1789 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, बोला जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1799 में और ऑप्शन डी 1805 में। तो यहाँ पर 4 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 5 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। इस प्रश्न को आप सभी को शायद पता होगा। बोला जा रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ऑप्शन है सिपाही, बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है और 2012 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, नाविक। देखिए, गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह यूरोप होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन है तुर्की और रूस,
बी तुर्की और पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की और ब्रिटेन, और ऑप्शन डी तुर्की और मिस्र। तो यहाँ पर जो 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह तुर्की और रूस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1664 ईस्वी, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी 1871। तो यहाँ पर 8 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? ए 1860 ईस्वी में, बी 1861 ईस्वी में, सी 1862 ईस्वी में और डी 1863 ईस्वी में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 1862 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न है 2020 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? चलिए मैं इसका ऑप्शन आप सभी को दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पर 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैप्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी जारशाही। और ये जो प्रश्न है 2014 सेट सी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बुर्बो वंश होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो 12 का जो सही आंसर होगा वह यूनान होगा, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था, यहाँ पर भले ही नहीं दिया गया, ठीक है। ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। बोला जा रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिक हेटारी और ऑप्शन डी डाइट। तो 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह कार्बोनारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन 3 और ऑप्शन डी यहाँ पर बिस्मार्क। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2014 और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, तो ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की और ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की, ठीक है, सामंतों की। तो 15 नंबर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, व्यापारियों की। जालवेरिन जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी, बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियन 1, ठीक है, विलियन 1, ठीक है।
तो और ये जो प्रश्न है यहाँ पर 2020 और 2011 और 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है आटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 17 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शन है रूस, बी यूनान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह यूनान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो कब किया गया था? ऑप्शन है 1830 ईस्वी, बी 1832, सी 1836 और ऑप्शन डी 1842। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1832 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1832 ईस्वी में जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? ऑप्शन है स्टेट्स जर्नल ने, बी नेशनल असेंबली ने, ऑप्शन सी कन्वेंशन ने और ऑप्शन डी डायरेक्टरी ने, ठीक है, डायरेक्टरी ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह कन्वेंशन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रख कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरकुंश राजतंत्र और ऑप्शन डी गणराज्य। तो 20 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह संवैधानिक राजतंत्र। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ऑप्शन है वियना की संधि, बी एड्रियानोपल की संधि, ऑप्शन सी कस्तूनतुनिया की संधि, देखिए यहाँ पर कस्तूनतुनिया की संधि और ऑप्शन डी प्राग की संधि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? एड्रियानोपल की संधि। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 9 गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता कौन था? 9 गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता कौन था? ऑप्शन है दांते, बी मैकियावेली, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी जियोबर्टी, ठीक है, जियोबर्टी। तो 22 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह जियोबर्टी होगा, ठीक है, यानी जियोबर्टी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी सेडोवा का युद्ध और ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, सीडान का युद्ध। उसके बाद जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? ऑप्शन है 1815, बी 1821, सी 1824 और ऑप्शन डी 1832। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 1821 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है हतेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। हतेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। ऑप्शन है पेरिस में, बी लंदन में, ऑप्शन सी ओडेसा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ओडेसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई थी? तो ओडेसा में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन बी यहाँ पर मुर्शिद कुली खा, ऑप्शन सी विराज वाजी राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो ऑप्शन है टीपू सुल्तान, बी मुर्शिद कुली खा, ऑप्शन सी बाजी राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह टीपू सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? ऑप्शन है मेटरनिख, बी बिस्मार्क, सी चार्ल्स दसम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह मेटरनिख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? बोला जा रहा है चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बोला जा रहा है सार्डिनिया, पीडमाउंट, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी यूनान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सार्डिनिया पीडमाउंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 ईस्वी, बी 1799 ईस्वी, ऑप्शन सी 1804 और ऑप्शन डी 1815। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 1804 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? ठीक है, ऑप्शन है इतालवी, बी मेग्यार, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी पोलिश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह मेग्यार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सीसे लपाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? राइन संघ हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1815, देखिए ऑप्शन ए 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1815 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है किस वर्ष
गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? ऑप्शन है 1862 ईस्वी, बी 1870, सी 1872 और ऑप्शन डी 1876। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 1862 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जाए बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ऑप्शन है रूस में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? फ्रांस में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? ऑप्शन है इटली का, बी जर्मनी का, सी रूस का और ऑप्शन डी फ्रांस का। तो 35 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? फ्रांस का। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? और ये जो प्रश्न है 2015 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है सीडान, बी सेडोवा, सी साइडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, सीडान। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सीडान में युद्ध हुआ था कब? तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो सीडान में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति और ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, मेटरनिख कौन था? ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, बोला जा रहा है मेटरनिख कौन था? तो ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन सी फ्रांस का सम्राट और ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। जो मेटरनिख था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन है काबूर ने, बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह मेजनी हो जाएगा। यानी जो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, लास्ट ऑब्जेक्टिव, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह इस बार पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बोला जा रहा है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1928 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों यही था यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर था, इतिहास का पहला चैप्टर था और इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को आपके सामने वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।